क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर सेकेंड, मतलब नेशनलिज्म इन इंडिया पर डिस्कस करेंगे। नेशनलिज्म इन इंडिया पर डिस्कस करेंगे और ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट माने जाते हैं? क्योंकि यहाँ से सवाल कई बार पूछे जाते हैं। अगर हम हिस्ट्री में अगर हम सीबीएसई की बोर्ड की एग्जाम की बात करेंगे तो सीबीएसई में हिस्ट्री से सबसे ज्यादा सवाल इसी से होता है। ठीक है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से सवाल किया जाता है, तो ये सीबीएसई है और सीबीएसई में सबसे ज्यादा सवाल हिस्ट्री से यहाँ से की जाती है। सेकेंड अगर हम बात करेंगे तो यूपीएससी के लिए ये रामबाण है। ये जो चैप्टर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल ज्यादा आते हैं यूपीएससी में भी। तीसरा हम बात करेंगे बीपीएससी में भी यहाँ से सवाल आते हैं। ठीक है, बीपीएससी में यहाँ से सवाल आते हैं। चूंकि अभी हम आपको जो है ना सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं और सीबीएसई के पॉइंट से पढ़ा रहे हैं तो आपको बारीकी से ध्यान देना होगा। हालांकि अगर आप इसको पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर समझिएगा, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा, तो ये फायदा करेगा भविष्य के लिए। तो फिलहाल हम बात करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। तो आइए देखते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत क्यों हुआ। सबसे पहला बात, किसी का इंस्पायरेशन मिलता है। जैसे आपको हम पढ़ाए थे फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ाए थे आपको, है ना? क्या पढ़ाए थे? फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो याद रखिएगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन में आप एक चीज ध्यान देना कि वहां भी लोगों ने रिवोल्ट किया। क्यों रिवोल्ट किया? तो आप जानते हैं कि वहां जो रिवोल्ट हो रहा था वो मोनार्की के खिलाफ हो रहे थे। किसके खिलाफ हो रहे थे? वो मोनार्की के खिलाफ। अर्थात उस समय 18th सेंचुरी तक पूरी दुनिया में राजतंत्र हुआ करता था। क्या था? राजतंत्र। और राजा जो थे वो काफी ज्यादा निरंकुश हो चुके थे। ये बात मानना चाहिए आपको। काफी निरंकुश थे, मतलब इस पर कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं था किसी का। मतलब दिन को रात कहते थे तो रात मानना पड़ता था जनता को। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, इसका विरोध किया। यानी नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी आया, ठीक है ना? यानी आइडियोलॉजी ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे आइडियोलॉजी ऑफ नेशनलिज्म। यानी नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी आता है वो फ्रांस से आता है, फ्रांस की क्रांति से आती है, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आती है। लेकिन वहां की जो आइडियोलॉजी था वो किस पर बेस्ड था? मतलब मोनार्की सिस्टम को हटा करके क्या करना चाहते थे? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाने का प्रयास कर रहे थे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, याद रखना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाने का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि पूरी तरह से वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं बनता है, वो बहुत बाद में जाकर के वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनते हैं। तो इसी का इंस्पिरेशन लेते हुए हमारे देश में भी लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। जैसे कि हमारे देश में, अर्थात हम इंडिया की अगर बात करें, तो जो इंडिया है वो इंडिया में भी आइडियोलॉजी आया। किसके लिए, किसका आइडियोलॉजी आया? नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी आया वो इंडिया में भी आया। लेकिन आप एक चीज ध्यान देना कि भारत में जो नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी आया वो किसके खिलाफ आया? याद रखना, यानी यहाँ जो आइडियोलॉजी आते हैं वो किसके खिलाफ आते हैं? ब्रिटिश रूल के खिलाफ आता है। यानी भारत में किसी और का शासन था जिसका नाम है ब्रिटिश। यानी ब्रिटिश के खिलाफ लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू किया। क्यों भाई? क्योंकि इसकी जो पॉलिसी थी ना, वो इसकी जो पॉलिसीज थी वो बड़ा ही खतरनाक पॉलिसीज थी। इंडिया को हर तरह से नोच रहा था। एक तो पॉलिटिकल क्षेत्र में भी इसका अधिकार जमा हुआ था। ठीक है। सेकेंड है कि यहाँ की कल्चर, यहाँ की जो इकोनॉमिकल सिस्टम था, याद रखना, यहाँ की जो इकोनॉमिकल सिस्टम था उसको भी नोच रहा था भारत में। ठीक है। तीसरा, इन्होंने भारत के जो सोशल एंड रिलीजियस जितने भी क्षेत्र थे वो सबको बर्बाद कर रहे थे।
यानी हम बात करेंगे कल्चरल जो डाइवर्सिटी था उसे भी बर्बाद कर रहा था, है ना? कल्चर को ही बर्बाद कर रहा था। तो ऐसे सिचुएशन में क्या कर रहे थे? भारत के लोगों ने रिवोल्ट करने का प्रयास किया। तो चूंकि ये टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया, तो भारत में जो नेशनलिज्म की शुरुआत होती है, वो कब से मानी जाती है? आइए हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे। हालांकि जो नेशनलिज्म इन इंडिया है, एक चीज ध्यान देना, भारत में जो नेशनलिज्म है, ठीक है, भारत में जो नेशनलिज्म की शुरुआत होती है, वह कब से मानी जाती है? तो वो मानी जाती है ज्यादातर ज्यादातर जो ये टॉपिक आपके क्लास 10th में दिया गया है, वो दिया गया है गांधीयन एज से। याद रखना, गांधीयन एज से। गांधीयन एज से ये टॉपिक दिया दिया गया है। हालांकि मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस की स्थापना, ये सब पर डिस्कस करेंगे, है ना? कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, ठीक है। तो इसमें तीन जो है ना, युग चला। एक पहला युग क्या नाम था, सेकंड युग क्या नाम था, और थर्ड युग का क्या नाम था, इस पर डिस्कस करेंगे। तो पहला जो युग युग आता है वो होता है मॉडरेट एज के नाम से जाना जाता है। मॉडरेट एज, मॉडरेट एज कहते हैं इसको। देखिए हम थोड़ा सा इसमें मतलब नेशनलिज्म इन इंडिया को बताने से पहले हम चाहते हैं कि कुछ कंसेप्ट समझ लीजिए। इस व्यू से थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमको नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ाना है। तो पहले ये जानना है कि ये शुरुआत कहाँ से होती है। तो मॉडरेट एज की जो टाइमिंग पीरियड है वो है 1885 से लेकर के 1905, या कहीं कहीं पे आपके किसी कंपटीशन में इसे दिया जाता है 1907, ठीक है। सूरत फुट होती है 1907 में, उसके बाद से मॉडरेट एज खत्म हो जाता है। सेकेंड एज जो आता है वो एक्सट्रीमी एज के नाम से जाना जाता है। एक्सट्रीमी एज, इट मीन्स ये चलता है 1905 से ही मान के चलते हैं, 1905 से लेकर के 1919 तक चलता है, ठीक है। इसके बाद जो एज आता है वो है गांधीयन एज, है ना? वो एज जो आते हैं वो होता है गांधीयन एज। तो गांधीयन एज को ही नेशनलिज्म इंडिया के बारे में डिस्कस किया गया है। इसी एज में आपको पढ़ना है, और ज्यादातर कोई भी एग्जामिनेशन में सवाल इसी एज से ज्यादातर आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये बात अच्छा समझिएगा। और इस एज को नाम दिया जाता है 1919 से लेकर के 1947 तक, ठीक है। तो कई एग्जामिनेशन में सवाल तो आते हैं, तीनों से हैं, तीनों सवाल आते हैं, इसमें दो राय नहीं है। बट सबसे ज्यादा सवाल इसी टॉपिक से आता है, अर्थात इसको हम VVI मान के चलेंगे। किसी भी एग्जामिनेशन में, कोई भी एग्जामिनेशन हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, हर एक एग्जाम में यहाँ से सवाल ज्यादा आते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। और नेशनलिज्म जो इंडिया है, याद रखना, तो जो हमारा चैप्टर का नाम है अच्छी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ओके। यहाँ पे जो लिख रहा है नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी भारत में राष्ट्रवाद का जो टॉपिक है ना, वो महात्मा गांधी जी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी पर चलिए हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप निश्चित तौर पर इसको क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि भारत में जो राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई वो कब से मानी जाती है। आइए इसी पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस टाइम का जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की जो शुरुआत हुई थी वो हुआ था 1914 में, और चला कब तक, 1918 तक, ठीक है। शुरुआत में सबको लग रहा था कि यह 3 से 4 महीना तक ही चलेगा, ठीक है। लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि ये 3 से 4 साल चलेगा, 4 इयर्स तक चलेंगे। इसमें काफी नुकसान हुआ। और इस समय भारत पर किसका शासन था? ब्रिटिश सरकार की शासन थी, ठीक है।
इसी ब्रिटिश रूल यहाँ पे लागू थी। कहाँ पे? इंडिया में। कहाँ पे लागू थी? इंडिया में। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और इसी टाइम एम के गांधी आते हैं। कहाँ से आते हैं ये समझना। एम के गांधी आते हैं इसी टाइम। कहाँ से आते हैं एम के गांधी जी? अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी जी कहाँ से आते हैं? तो नाम है साउथ अफ्रीका। क्या नाम है? साउथ अफ्रीका। ठीक है। साउथ अफ्रीका क्यों गए थे ये सब पर आपको चर्चा हो चुकी थी। वहां पे रेसिस्ट अर्थात वहां पे नस्लवादी भेदभाव चल रहा था। नस्लवादी याद रखना, है ना। वहां नस्लवादी भेदभाव चल रहे थे, उसी समस्या को दूर करने के लिए गए थे। तो इसी समय महात्मा गांधी जी इंडिया लौटते हैं। लेकिन लौटते हैं तो उस समय का टाइमिंग क्या होता है? तो उस समय का टाइमिंग होता है, वो है 9 जनवरी। याद रखना, 9 जनवरी 1915 को वो इंडिया आते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो जब आते हैं तो उनको पता चलता है कि अंग्रेज जो है ना प्रॉमिस कर चुका है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान कि इंडिया के लिए हम एक अच्छा सा कानून पास करेंगे, अच्छा कानून लाएंगे, या इंडिया को में भी कि डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है। अब महात्मा गांधी जी अच्छे कानून के पक्ष में थे। मतलब अच्छे कानून के लिए उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों को मदद किया। यानी भारत में जो जितने भी लोग थे ना, उन्हें मिलिट्री में अर्थात इसको हम लोग बात करेंगे आर्मी में भारत के लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया। इसीलिए इन्हें सार्जेंट नाम दिया गया। महात्मा गांधी जी को सार्जेंट नाम दिया जाता है। लेकिन इसी दौरान महात्मा गांधी जी के प्रयास से, इनका कोई इंडिविजुअल ये आंदोलन नहीं था, बल्कि प्रयास था। इसी दौरान उन्होंने 3 प्रकार के सत्याग्रह की शुरुआत किया। तो जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। क्या नाम है उसका? चंपारण सत्याग्रह नाम दिया जाता है। चंपारण सत्याग्रह। सेकंड है खेड़ा मूवमेंट। खेड़ा सत्याग्रह की बात करेंगे। खेड़ा सत्याग्रह। फिर है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद, इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिखने का प्रयास करें। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, नचिया से आ रहा है। 1 मिनट, इसको डायरेक्ट काट लेते हैं, है ना। इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए इसको हम आगे बताने से पहले हम ये जानेंगे कि महात्मा गांधी जी, है ना, साउथ अफ्रीका में एक सिस्टम की शुरुआत किए थे। उस सिस्टम का नाम है सत्याग्रह। ठीक है। सिस्टम का नाम क्या है? सत्याग्रह। ठीक है। सत्याग्रह की शुरुआत उन्होंने किया था। तो ये कंसेप्ट क्या है? सत्याग्रह का जो कंसेप्ट है वो क्या है? ये है कंसेप्ट पावर ऑफ द ट्रूथ। पावर ऑफ द ट्रूथ। मतलब इनका कहना है कि सत्य के रास्ते पर चलना है। इन्होंने कहा कि ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का इस्तेमाल करना है। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस का इस्तेमाल करना। ठीक है। मतलब सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए जो दोषी है, जो विद्रोही है, उसको जवाब देना है। मतलब कहना ये था कि अगर कोई व्यक्ति एक गाल पर एक चाटा मारता है तो दूसरा गाल भी दो। इसका मतलब ये नहीं था कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं। ये हम आपको बता रहे हैं कि हम इसी तरह से विरोध करेंगे और हम कोई फाइट नहीं करेंगे। ठीक है। कोई भी फाइट हम नहीं करेंगे। तो भारत में जब आते हैं तो उन्होंने सबसे पहले
ठीक है ना? सबसे पहले उन्होंने शुरुआत किया चंपारण से, चंपारण से, चंपारण से सत्याग्रह की शुरुआत किया। फिर उसके बाद जाते हैं खेड़ा, फिर उसके बाद कहाँ जाते हैं? फिर उसके बाद जाते हैं अहमदाबाद, ठीक है? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था, एक चीज, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि चंपारण है कहाँ। देखिए ये पूछा जाता है, आप देखिएगा कि सीबीएसई का जब एग्जाम होता है तो आपको दर्शाने के लिए कहेगा कि भाई ये तीनों को दर्शाइए कि ये कहाँ पे है, ठीक है? तो आपको दर्शाने के लिए कहा जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा बिहार है, बिहार में चंपारण है। यहाँ पे आप जाइएगा तो खेड़ा है, यहाँ पे आप जाइएगा तो अहमदाबाद है। तो आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है? तो हमारे बिहार में कहाँ पे है पड़ता है, तो चलो देखते हैं, ठीक है? ये हमारा बिहार है। बिहार के बीचों बीच से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है गंगा। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये इलाका, ये इलाका चंपारण का होता था। ये इलाका क्या है? चंपारण है, ठीक है ना? तो ये इलाका जब चंपारण है तो अब तो भाई वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण में डिवाइड हो गया है। तो उस समय इसी इलाका में क्या हो रहे थे कि इंडिगो की खेती होता था। किसकी खेती हो रही थी? इंडिगो की खेती हो रही थी, मतलब नील की खेती होती थी। याद रखना, नील की खेती होती थी। तो नील का उत्पादन होता था, तो वहां के कि जो फार्मर्स थे, फार्मर्स ना लिख करके हम क्या लिखेंगे? पीजेंट्स लिखेंगे। ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, पीजेंट्स लिखेंगे। इन इन पीजेंट्स के साथ वो क्या होते थे? एग्रीमेंट किया जाता था। यहाँ यानी इंडिगो के जो ऑनर्स थे, जो प्लांटर्स के, इंडिगो प्लांट्स के, सॉरी, इंडिगो प्लांटर्स जो थे, उनका जो ऑनर्स थे, वो किसानों से एग्रीमेंट करते थे कि ये आपको क्या करना होगा? 3/20 पर खेती करनी होगी। अर्थात 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर इंडिगो का खेती करना अनिवार्य बना दिया गया था। लेकिन अब समस्या क्या हुई? समस्या ये हुई कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो चुका था।